हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग, आपका वेलकम नेशनल काउंसिल फायर एंड सेफ्टी एकेडमी दादाबड़ी कोटा। और 2 दिन के छुट्टी के बाद आज फिर से हमारी क्लास रेगुलर मोड में आ गई है। मैं पिंकी भारद्वाज और आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन पढ़िए, वर्ग बी अग्नि क्या होती है। तो पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए क्लास ऑफ फायर में ए बी सी और डी। ठीक है, कितने क्लास ऑफ फायर आप देख सकते हैं। तो अमूमन हमारे पास 4 या 5 प्रकार की फायर होती है। ए क्लास ऑफ फायर जिसमें सॉलिड फायर होगी, बी क्लास ऑफ फायर जिसमें लिक्विड फायर होगी, सी क्लास ऑफ फायर जिसमें गैसेस फायर होगी और डी क्लास ऑफ फायर जिसमें मेटल फायर होगी और लास्ट में आपकी के क्लास ऑफ फायर होती है जो आपके किचन पर्पस में काम आती है। यानी कि ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास और अंत में ए क्लास। ठीक है, सॉरी के क्लास, के फॉर किचन पर्पस। तो ये कुछ फायर्स हैं और ये फायर्स आपको पता होना मस्ट है। तो इसके लिए आपको जो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ये बी क्लास होती है जिसमें धातु, ठोस पदार्थ, प्राकृतिक गैस या ग्रीस। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए ऑप्शंस क्या आएगा। तो बी क्लास में आपको अमूमन कौन सी आग मिलेगी बताइए। इसमें अमूमन आपको मिलने वाली है लिक्विड। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिखे हुए हैं, गलत प्रिंट हो गया है। ओके, गलत टाइप हो गया है, डजंट मैटर। आपको यहाँ पर बी क्लास में याद रखना है कि वो तरल है। कौन सा है? तरल। यहाँ पर ठोस नहीं आएगा। नेक्स्ट, फायर ट्रायंगल में ईंधन उष्मा के साथ और कौन सा पदार्थ मौजूद रहता है। जब एक फायर का ट्रायंगल बनता है तो मैंने कई बार आपको समझा दिया है पहले की क्लासेस में। इधर होता है आपका हीट, ठीक है, इधर होगा आपका हीट, इधर होगा आपका ऑक्सीजन और नीचे आपको होगा फ्यूल। फ्यूल को हमेशा बेस माना जाता है। क्या माना जाता है? बेस। तो फ्यूल जब बेस होगा तो उस फ्यूल में आप यूज़ करेंगे, एक पूरा ट्रायंगल तभी बनेगा। तो प्रश्न आपके जो स्क्रीन पर है वो आपकी स्क्रीन पर प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि फायर ट्रायंगल में ईंधन उष्मा के साथ कौन सा पदार्थ मौजूद रहता है। ईंधन और उष्मा के साथ यहाँ पर हमेशा ऑक्सीजन रहता है, क्योंकि जब ट्रायंगल आपने बनाया तो उस ट्रायंगल में, यानी कि बने हुए ट्रायंगल में नीचे आपका फ्यूल होगा, इधर आपका ऑक्सीजन होगा और इधर आपका हीट होगा। तो 3 तत्व वहाँ पे विद्यमान होते हैं। उन 3 तत्वों को बोला जाता है ईंधन, ताप और प्राणवायु, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन, यानी कि फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। तो ये पूरा क्या बनता है स्टूडेंट्स? ट्रायंगल बनता है। तो आंसर होगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ऊंचे भवनों में आग लगने की आपात स्थिति के दौरान किस निकास मार्ग का उपयोग किया जाना चाहिए? आपको पता होना चाहिए। हमेशा जो फायर होता है, किसी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में कुछ कोड होते हैं, या आगे वाली क्लासेस में हम कोड देखेंगे और कोड ही पूछे जाते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उन बिल्डिंग्स में जब भी कोई आपातकालीन स्थिति सामने आ जाए तो उसके लिए आपको हमेशा फायर एग्जिट जोन होना मस्ट है। क्या है? मस्ट है। फायर एग्जिट जोन होगा तो उस इमारतों में से आप आसानी से निकल पाएंगे और बचाव भी होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये अंडर 1948 का फैक्ट्री एक्ट होता है। ये बुक्स में अमूमन कम मिलता है देखने को, पर आपको याद होना चाहिए 1948 यानी कि फैक्ट्री एक्ट है, उस फैक्ट्री एक्ट के तहत ये बोला जाता है। तो यहाँ आंसर होगा फायर एग्जिट, जिसे हिंदी में बोलते हैं आपात निकास द्वार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस प्रणाली को फायर प्लग के रूप में जाना जाता है? फायर प्लग, ठीक है, राइजर, फायर हाइड्रेंट, ब्रेंचर और फायर स्प्रिंकलर। बताइए। फायर प्लग का मतलब होता है आप आग लगने पर किसी भी प्लग में अपना होस पाइप लगा दें तो प्लग सिस्टम कनेक्ट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी फायर प्लग की बात हो रही है तो हम बात कर रहे हैं अपने हाइड्रेंट की। किसकी? हाइड्रेंट की। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हाइड्रेंट एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप कपलिंग को प्लग करते हो। न तो यहाँ पर राइज़र आएगा, क्योंकि राइज़र एक खड़ा हुआ पाइप होता है
जो बिल्डिंग्स में लगाया जाता है, जब कभी भी बिल्डिंग्स का निर्माण होता है तो आप पहले से वहाँ पे राइजर्स पाइप फिट करते हो ताकि आप उसके अंदर बहुत सारे कनेक्शंस दे पाएँ और जब आग लगे तो वो राइजर्स में के पाइप में पानी दौड़ा दें आप, या फिर कुछ भी एयर वाल्व लगा दें। दूसरी चीज़ ड्रेंचर। ड्रेंचर क्या होता है स्टूडेंट्स? कुछ ऐसे वर्ड्स कीवर्ड्स हैं ये। ड्रेंचर का मतलब आसपास की जो दीवारें होती है आपको लेफ्ट एंड राइट साइड की, उन दीवारों को हम लोग कुछ भिगो करके रखते हैं। दीवारें भिगो के रखने का एक मतलब होता है कि वहाँ पर आपको वो जो दीवारें हैं वो ठंडक दे, न कि वो हीट दे। दीवारें अगर गर्म होगी, हीट देगी, तो हीट देते ही देते बहुत सारा टेम्परेचर जो होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, हीट वाला हो जाएगा। तो मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर कभी भी ड्रेंचर नहीं आने वाला है, ठीक है। ड्रेंचर बता दिया है मैंने आपको। आई डॉट साइड पे दीवारों पर लगे हुए एक रोटेटिंग पैनल होते हैं जिसमें से पानी के फुहारे गिर रही है। एक फायर स्प्रिंकलर होता है, ये बिल्कुल अलग होता है, बहुत ब्रीफली हम समझेंगे इसको। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिजली लगने वाली आग, ठीक है, सीधी सी बात है, बिजली से लगने वाली आग का मुख्य कारण है शॉर्ट सर्किट, ट्रांसफार्मर वोल्टेज और धारा प्रवाह करंट। सीधा सा आंसर होना चाहिए, शॉर्ट सर्किट होता है तो आग लगती है। अगला प्रश्न, चतुष्फलक के मानदंड क्या क्या हैं? ऊष्मा, ईंधन, ऑक्सीजन और रासायनिक चैन रिएक्शन। धन ऑक्सीजन नहीं, ऊष्मा, ऑक्सीजन, रासायनिक चैन रिएक्शंस। अब यहाँ देखिए आप, ऊष्मा, ईंधन, ऑक्सीजन और रासायनिक चैन रिएक्शन, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। देखिए नाइट्रोजन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर केवल 3 चीज़ें हैं, ईंधन तो है ही नहीं तो ईंधन भी मस्ट होता है। यहाँ पर धन आ गया, उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये चारों चीज़ें आपको मिल रही है, ऊष्मा, ईंधन, ऑक्सीजन और रासायनिक चैन रिएक्शन। क्योंकि ऊष्मा, ईंधन और ऑक्सीजन तो एक रसायन है, इनकी प्रतिक्रिया के लिए होता है चैन रिएक्शंस। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, अग्निशमन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? स्मदरिंग, कूलिंग। तो यहाँ पर CO2 गैस हमेशा ठंडी होती है, तो जब आग के ऊपर CO2 एक्सटिंग्यूशर्स जब हम लोग उसको मारेंगे, इफेक्ट करेंगे, तो उससे आग कूलिंग मेथड से बुझेगी, ठीक है, कि कौन से मेथड से? कूलिंग मेथड से। इसके अपोजिट अगर चले तो जो फॉर्म होता है अपना, फॉर्म वाला होता है, उस फॉर्म में अमूमन क्या यूज़ होता है? फॉर्म में एकदम तेज़ी से जब आग के ऊपर जब फॉर्म गिरता है तो फॉर्म के गिरते ही उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है, जो आपको ऑक्सीजन मिल रही है, वो दब जाती है, तो दबते ही हम उसे बोलेंगे स्मदरिंग मेथड। तो फॉर्म के लिए स्मदरिंग मेथड और CO2 के लिए कूलिंग मेथड, क्योंकि CO2 गैस ठंडी गैस होती है, राइट। रासायनिक पाउडर अग्निशमन में पाउडर के बाहर निकलने के में उपयोगी है। अग्निशमन में स्टोर प्रेशर, साफ साफ लिखा हुआ है स्टोर प्रेशर, यहाँ कार्टेज की बात नहीं हो रही है। आजकल जो स्टोर प्रेशर होते हैं यहाँ पर वो चीज़ें हैं। तो पाउडर के बाहर निकलने के लिए उपयोगी है ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन और वायुमंडलीय हवा। तो यहाँ पर आप जो स्टोर प्रेशर देखते हैं अग्निशमन पाउडर, उसमें आपको पाउडर को बाहर निकालने के लिए एक गैस चाहिए, जिसमें गैस में हमेशा N4 नाइट्रोजन होता है। इसको आप पूरा लिख लेंगे ना, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन गैस इसमें फिल की जाती है। बस एक CO2 एक्सटिंग्यूशर होता है जिसमें गैस भी CO2 होगी, बाकी सब में प्रेशर के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, किसी व्यक्ति के ऊपर से चालू यानी कि एकदम से करंट, जिंदा तार हटाने के लिए किसका यूज़ करेंगे? देखिए फायर एक्स। फायर एक्स इसमें यूज़ नहीं होगा, क्योंकि फायर एक्स क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाती है, जहाँ से आप तारों को या वायरिंग को या MCB बोर्ड को बंद कर चुके होते हैं, तब उसका काम होता है। नेक्स्ट है सीलिंग हुक, नेक्स्ट है लॉक रिमूवर। सभी लॉक रिमूवर, यहाँ कोई वर्ड्स नहीं आ रहा, कॉमन सेंस भी लगाया जा सकता है। बाकी कौन बचा? सीलिंग हुक। सीलिंग हुक एक ऐसा हुक होता है, जो हुक आपका तब काम आता है जब कोई भी आप वायर को डिस्कनेक्ट कर रहे हो, यानी कि चलते हुए जो तार हैं उसको किसी के ऊपर से आप हटा रहे हो, उसे बचा रहे हो, तो सीलिंग हुक वहाँ पे काम आता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, CO2 अग्निशमन में लगा होता है। जहाँ जहाँ मिस्टेक उसको आप हैंड टू हैंड क्लियर कर लें मेरे साथ, ठीक है। CO2 अग्निशमक में लगा होता है, यहाँ पर 2 लिख लेंगे आप। CO2 अग्निशमन में क्या लगा होता है?
नीचे से पढ़ना स्टार्ट करें। मेटल रोलर बिल्कुल नहीं, प्लंजर बिल्कुल नहीं, इम्पेलर बिल्कुल नहीं, डिस्चार्ज हॉर्न यस। कारण बताती हूँ, सुनिए। मेटल रोलर नहीं होता कोई चीज़ यहाँ पर इसके सेंस में। प्लंजर का मतलब क्या करते हैं, प्लंजर एक लॉकआउट टैगआउट किट में काम आता है, जिसका यूज़ नहीं हो सकता। इम्पेलर, जब आप पंप की बात करते हैं, पंप या प्राइमिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर है ना जो गोल घूमता है, मोटर घूमती है, उस मोटर का नाम होता है इम्पेलर। इम्पेलर, तो इम्पेलर वर्ड्स वहाँ से कनेक्टेड है। बाकी कौन बचा, डिस्चार्ज हॉर्न। बिल्कुल, शंकु के आकार का, शंकु का आकार होता है, एक डिस्चार्ज हॉर्न होता है। शंकु के आकार का आपने देखा भी होगा, एक हत्था जिसमें पकड़ने का होता है, एक डिस्चार्ज हॉर्न होता है। वो डिस्चार्ज हॉर्न क्या होता है, वो यहाँ पर काम आता है, वो CO2 में लगा होता है। कारण क्या होता है कि बहुत तेज़ी से और बहुत स्प्रेड होती हुई, उन्हें फैलती हुई क्या हो जाए, गैस बाहर निकले, और गैस का फॉर्मेट क्या है, लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वह वाटर रिले सिस्टम जिसमें केवल बेस पंप को प्राइम करना आवश्यक है, ठीक है, एक ऐसा रिले सिस्टम जिसमें केवल बेस पंप को प्राइम करना आवश्यक है। देखिए, पहला क्लोज सर्किट, फिर ओपन सर्किट, फिर दोनों, फिर कोई नहीं, दोनों में से एक आएगा इसमें। यहाँ पर पूछा जा रहा है वह वाटर रिले सिस्टम इसमें केवल बेस पंप को, यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, बेस पंप को। अगर यहाँ पर बेस पंप की बात नहीं होती, ठीक है, अगर यहाँ पर बेस पंप की बात नहीं होती तो हम बात करते हैं डिलीवरी होज से कनेक्ट होने की। पर यहाँ पर क्योंकि बेस पंप की बात की जा रही है, तो यानी कि आप केवल किसका यूज़ करेंगे, ओपन सर्किट का। एक पंप है, उस पंप में कोई भी आपका होज रील का कैबिनेट जा रहा है, जिसमें कोई भी होज हो सकता है आपका, ठीक है। तो उस पंप से सीधा सीधा आप जब सेक्शन होज कनेक्ट कर रहे हो, किसी भी पंप से सेक्शन होज कनेक्ट हो रहा है इनलेट आउटलेट के थ्रू, तो उसमें हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं उस पंप को प्राइम करने की आवश्यकता है। तो कहाँ पर है, ओपन सर्किट में, बाकी क्लोज में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब पंप पढ़ेंगे तो इनको ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। अग्नि स्थल पर पानी के अभाव पर दूसरे जल स्रोतों से पानी पहुंचाने की प्रक्रिया। अग्नि है लेकिन पानी नहीं है, दूसरे सोर्स पर पानी है लेकिन साधन नहीं है, तो उन साधनों से आप क्या करेंगे, पानी को यहाँ लाएंगे जहाँ अग्नि है, तो सीधा सीधा उसको क्या बोलते हैं, वाटर को रिले कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, वाटर को रिले कर रहे हैं। अगला प्रश्न, ठीक है, 10 किलोग्राम रासायनिक पाउडर अग्निशमन में CO2 गैस कार्टेज लगाई जाती है। तो ये तो प्रश्न से ही आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 10 ग्राम का DCP अग्निशमन है तो, और कार्टेज वाला है जो पहले चलते थे, उसमें कार्टेज अगर CO2 की लगेगी तो कितने ग्राम की लगेगी। तो इसका आंसर तो मैं पहले बता दूँ आपको, 200 ग्राम, क्योंकि ये कितना है, कितना है, बहुत केयरफुली सुने, ये 200 ग्राम आएगा इसका आंसर, क्योंकि ये कितना बोला, 10 किलो। अब प्रश्न उठता है कि अगर मैं 5 kg की बात कर दूँ तो 5 kg DCP अगर होगा हमारे पास, तो वहाँ पे सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 120 ग्राम की CO2 कार्टेज लगाई जाएगी। यानी कि सीधा सीधा यहाँ पर कम हो गया अंतर, जहाँ 10 ग्राम था वहाँ 200 ग्राम, जहाँ सॉरी यहाँ पे 10 kg था, 10 किलोग्राम था, वहाँ पर 200 ग्राम, और जहाँ पर आपका 5 kg है, 5 kg के DCP में कितना आ गया, 120 ग्राम। और अगर आपको ये पूछा जाए कि जो दूसरे एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, वाटर हो गया, ये अलग अलग हो गया, HFF हो गया, फॉर्म वाला हो गया, इसमें जो कार्टेज लगेगी वो सीधी कितने लगेगी, 60 ग्राम, ठीक है। पंप इनलेट में डिलीवरी होज किसकी जोड़ने के लिए आवश्यक होती है, पंप इनलेट में डिलीवरी होज किसकी जोड़ने के लिए, मतलब क्या जोड़ रहे हो आप उसमें, तो सीधी सी है सेक्शन एडेप्टर, क्योंकि जब बात ही होज की है और जोड़ने की बात की है तो एडेप्टर काम आएगा। आग से उत्पन्न धुआं, गर्मी इत्यादि को प्रभावित स्थान से हटाने की प्रक्रिया। आप आग को हटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, धुआं है, गर्मी है, इन सारी प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलेंगे आप, प्राइमिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्राइमिंग।
18 देहात की आग बुझाने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? सभी आते हैं वहाँ पे, तो पानी का अभाव भी होता है और ख़राब सड़कें भी होती है या सूचना मिलने में देरी हो जाती है। सॉल्वेज में आग से होने वाले नुकसान को क्या कहा जाता है? तो पहला प्रश्न तो आपको सॉल्वेज पता होना चाहिए। जब भी आग से लेकर के जो आपके कीमती सामान ख़राब होते हैं, ठीक है, जैसे कोई बिल्डिंग है वहाँ कीमती सामान ख़राब हो रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि वो कीमती सामान ख़राब ना हो, तो नहीं होने के केसेस में आप बात करेंगे, उनको बोलेंगे हम सॉल्वेज, ठीक है। और सॉल्वेज के लिए 4 कंडीशंस हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष क्षति, वाटर रिले, सभी। तो इसमें क्या होगा, आपको सीधा सीधा क्या पता चल रहा है, इससे अप्रत्यक्ष क्षति यानी कि आपको पता ही नहीं है कि कितना सामान ख़राब हो चुका है, उसको बोलते हैं सॉल्वेज, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष क्षति। अग्नि स्थल पर सॉल्वेज का कार्य शुरू किया जाना चाहिए कब? आग बुझाने के साथ साथ, आग बुझा रहे हो, सामान भी देखते जाना है कि कौन सा सामान इंपॉर्टेंट है, उठा करके उसको कहीं और ले जाया जाए। इम्पॉर्टेंट NBC के अनुसार, ये हम लोग ब्रीफली पढ़ने वाले हैं, तो इसको यहाँ ना बता करके हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आंसर तो इसका E हो जाएगा, लेकिन हमें आंसर से मतलब नहीं, हमें ब्रीफली पढ़ना है, ठीक है। डिलीवरी होस्ट के भंडारण के लिए 15 डिग्री सेल्सियस उचित तापमान है। अगर आप डिलीवरी होस्ट रख रहे हो ना, तो 15 डिग्री सेल्सियस क्या है आपका उचित तापमान, वहाँ पर मस्ट है। अगला और अंतिम प्रश्न है ये, अग्निशमन के दौरान गर्मी, धुआं, पानी, तोड़फोड़ आदि से क्षति होती है। गर्मी हो गया, धुआं हो गया, इन सब से आपकी 60% क्या होती है, क्षति सीधे सीधे होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। कल से एक अलग से सेशन स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग में, आपकी जो लाइव क्लासेस हैं वो लाइव ना होकर के पहले वीडियोस ही होंगी, और वो हम स्टार्ट करने वाले हैं सुबह। कल के क्लास में आपको 1 वर्ड्स आंसर मिलेंगे सीधे। आंसर तो हर जगह मिल सकते हैं, बुक्स में मिल जाएंगे, लेकिन आंसर के साथ उसका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, यानी कि उससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उनको भी हम लोग लेकर आएंगे और बहुत केयरफुली पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।